सभी को नमस्कार और नमस्कार। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मेरा जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है फाइनेंशियल एजुकेशन, या साधारण शब्दों में कहूँ मनी मैनेजमेंट, हम पैसों को कैसे मैनेज करें। तो बिफोर मैं इससे आगे कुछ बोलूँ इस पे, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि पैसे को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है। कोई बता सकता है क्यों हमें पैसे को मैनेज करना ज़रूरी है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अपनी सिक्योरिटी के लिए। हम्म, ठीक है। नहीं तो जनरली वो मैनेज करता है अपने को। वी आर टू ओरिएंटेड अबाउट मनी इफ वी डोंट मैनेज मनी प्रॉपर्ली। We might lose money, we might go into losses if we don't manage. राइट। You can invest safely and you can increase your money. राइट, आप लोगों ने जो जो आंसर्स दिए वो ठीक है, बिल्कुल। बेसिकली हम पैसों को मैनेज करना चाहते हैं ताकि हमारा कंट्रोल हो पैसों पे, उल्टा ना हो। मतलब ऐसा ना हो, अक्सर होता है कि हमें पैसे आते हैं, कहाँ चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो वो सिचुएशन ना हो, इसीलिए हमें पैसों को मैनेज करके चलना जरूरी होता है। तो इसके कई सारे बेनिफिट्स है, जिसमें से आप लोगों ने कुछ बताया कि सिक्योरिटी के पर्पस के लिए, वेल्थ ग्रो करने के पर्पस के लिए। आवाज मैंने कमा रही भी आवाज नहीं, आवाज बराबर है सुमित। बराबर है। ओके। हम्म। तो अब इस पर्पस के लिए बेसिकली चार बेनिफिट्स मैं बता सकता हूँ कि हम जब मनी को कंट्रोल करते हैं तो हमें चार बेनिफिट्स मिल सकते हैं। पहला बेनिफिट रिस्क मैनेजमेंट। जैसे किसी ने कहा था सिक्योरिटी के लिए, तो वो रिस्क मैनेजमेंट में कवर हो गया कि हाँ, हम अपने मनी को प्रॉपर अगर मैनेज करते हैं तो हम अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। रिस्क को मैनेज करना मतलब कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, या किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाए, या मान लीजिए किसी कोई एक्सपायर हो जाता है तो उनकी फैमिली को कोई इशू ना हो, तो उसके लिए अगर प्रॉपर हम मैनेज करके चलते हैं तो वो इशू नहीं आता, हमारा रिस्क मैनेज रहता है। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में के लिए हम रेडी रहते हैं। दूसरा जो मनी का पर्पस है कि हम हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। गोल्स जो कि हमारे शॉर्ट टर्म हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे हम कुछ खरीदना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में टीवी खरीदना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म में कुछ बड़े गोल्स जैसे घर खरीदना चाहते हैं अपना, या बच्चों की पढ़ाई में लगाना चाहते हैं। तो ये दूसरा पर्पस हो गया मनी का, कि हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है अगर हम बेटर मैनेज करते हैं अपने मनी को। तीसरा जो इसका पर्पस हो सकता है वो है हमारे रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए। अगर हम प्रॉपर मैनेज करके चले तो हमारा रिटायरमेंट हम बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए बिता सकते हैं। अगर हम प्रॉपर अभी से सेव करके चले तो रिटायरमेंट में हमें वो कोई भी मनी की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और चौथा जो सबसे, ये तीन, जो फर्स्ट के तीन अगर गोल्स हम बेनिफिट्स पूरे कर लेते हैं, उसके बाद फाइनली चौथा बेनिफिट जो आता है, जो आजकल काफी फेमस भी है टर्म, फाइनेंशियल फ्रीडम। कोई बता सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम से आप लोग क्या समझते हैं? Your passive income is more than expenses. राइट। Financial freedom means we do not have worries for the future. We plan it properly
so that we do not have a problem afterwards. ठीक है, बिल्कुल सही। और कोई? When You have a Yes, sir. complete independence on your money management, because you are going to create a wealth for your own, so that you have zero dependency on others. Right, When- Shivanand ji. Yes, sir. When our incoming money is stopped, then our lifestyle is same like when earning is same. उस वक्त अपना लाइफस्टाइल जैसे पहली थी वैसे हो रही, उसे हमें फ्रीडम ऑफ लाइफस्टाइल, फ्रीडम ऑफ मनी कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप लोगों ने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स हम ऐसी सिचुएशन में आ जाए जहां हमें इतने पैसे हमें पैसिवली हम अर्न कर पाए, मतलब जब बिना हमें काम करे ही हमें इतना पैसे आ जा रहे, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, हमें इंटरेस्ट मिल सकता है, डिविडेंड मिल सकता है, या कोई भी फॉर्म हो, हम इस ऐसा कुछ बिजनेस या इन्वेस्टमेंट सेटअप कर दे जहां हमें पैसों के लिए फिर काम करने की जरूरत ना पड़े, ऑटोमेटिकली पैसे आता रहे चाहे हम काम करें या ना करें। फिर अब वो हमारी चॉइस है कि हम काम करना कंटिन्यू रखते हैं नहीं रखते, बिकॉज उसके बाद हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास हमारे टाइम का कंट्रोल आ जाता है उस सिचुएशन में, जब हम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं तब हमें पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन को हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम या जो भी मनी के बेनिफिट्स या गोल्स है जो हमें अचीव करने हैं, तो उसके लिए क्या स्टेप लेना चाहिए? सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? तो पहला स्टेप है बेसिकली हमें सेव करना जरूरी है ताकि खर्चा हम उसे कम, फर्दर इन्वेस्ट कर सके। हाँ जी मैम। खर्चा कम और अपना जितना इनकम है वो हिसाब से ही खर्चा करना चाहिए, और सेफ ऐसी जगह रखना चाहिए जैसे फिक्स डिपॉजिट है कि जिसमें से आपको मनी आ सके बाद में भी। लेकिन फिक्स डिपॉजिट भी अच्छी जगह, जैसे जो गवर्नमेंट की बैंक से, ऐसी जगह, चाहे इंटरेस्ट कम हो लेकिन ऐसी जगह करें। जी सीमा मैम, आपने ठीक कहा, खर्चा कम करना चाहिए, मतलब जिससे कि हमारी सेविंग्स ज्यादा से ज्यादा हो सके। बट सेविंग्स ये पहला स्टेप हो गया कि हमें सेव करना जरूरी है ताकि हम उसको फर्दर इन्वेस्ट कर सके। ये सेव करना ही इनफ नहीं है, बिकॉज सेव करके हम पैसे अगर अपने पास कैश में रखते हैं या बैंक में भी रखते हैं, आज के डेट में बैंक में भी 5% के हिसाब से रिटर्न मिलता है आपको, और जो महंगाई दर है आज ऑन एन एवरेज 6% रहती है। तो इसका मतलब ये है कि आपने अगर बैंक में भी पैसा रखा तो उसमें आपको रिटर्न मिलता है 5%, और वो टाइम के साथ कम ही होने वाला है जैसे जैसे हमारी कंट्री ग्रो होने वाली है। तो 5% आपको रिटर्न मिला, लेकिन इन्फ्लेशन आपका 6% है। इसका मतलब एक साल बाद आप देखिए तो जो 100 रुपए का सामान आप आज खरीद पा रहे, एक साल बाद 106 रुपए का खरीद पाएंगे, क्योंकि महंगाई दर बढ़ जा रही है 6% से। लेकिन आपका जो पैसा है अगर बैंक में ही सिर्फ आप रखते हैं तो वो 100 का 105 होगा एक साल बाद। तो इसका मतलब आप एक साल बाद उस पैसे से उतना ही सामान खरीद पाएंगे अप्रोक्सीमेटली, या उससे थोड़ा सा कम, 1 रुपए कम ही आपकी वैल्यू होगी मनी की। तो इसीलिए इन्वेस्ट करना भी जरूरी है, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले सेविंग्स सबसे फर्स्ट स्टेप है। अगर आप सेव ही नहीं कर पाए तो इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसे कहाँ होंगे? तो सेविंग करने का जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो लोग बताते हैं, जो मैंने डिस्कस किया है अपने फ्रेंड्स फैमिली में, तो वो सबसे कॉमन इशू जो लोग बताते हैं वो कहते हैं कि मेरे पास इतनी इनकम ही नहीं है कि मैं सेव कर पाऊँ। आप लोग एग्री करोगे? कितने लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आती है या ऐसा लगता है?
सर I बहुत लोग हैं, हाउस think वाइफ है, Agree, बहुत agree. सारे लोग हैं। अग्री। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो इसके लिए एक तरीका मैं जो बताने वाला हूँ, सजेस्ट करने वाला हूँ, वो सभी के केस में काम कर सकता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, आप 20,000 कमाते हैं या 2 लाख महीना कमाते हैं। तो उस तरीके से आप सेव कर सकते हैं बहुत आसानी से। जस्ट उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, आपकी कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट है, एक बार स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट है। एक बार स्टार्ट कर दे तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक भी आप कर सकते हैं। उसमें हमेशा आपको उसको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं, हमेशा उतना मुश्किल नहीं रहेगा। इनिशियली दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है एक टाइम के बाद। जैसे कोई भी आदत हम बनाते हैं तो एक टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये भी स्टार्टिंग करने की के लिए कमिटमेंट चाहिए, उसके बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज कीजिए आप लोग 50,000 पर मंथ, 50,000 हर महीने कमाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने एक्सपेंसेस ये माइंड में रख के प्लान करते हैं कि 50,000 महीना हम कमा रहे हैं। तो जनरली होता क्या है, ज्यादातर लोगों के केस में जितना उन्होंने इनिशियली एक्सपेंसेस अपने प्लान किए होते हैं उससे ज्यादा ही हो जाता है। फिर मंथ के एंड में लोग सोचते हैं कि सारे पैसे जो आए थे वो गया कहाँ। ऐसा आप लोगों में कितनों को लगता है ऐसा? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। हम्म। तो इस सिचुएशन को हम ओवरकम करने के लिए काफी लोग जो कि ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इस मान लीजिए आप 50,000 महीना कमाते हैं, अज्यूम उसके हिसाब से आप एक्सपेंसेस प्लान करते हैं। लेकिन मान लीजिए आप 50,000 की जगह 40,000 रुपए ही कमाते हैं महीने। तो उस सिचुएशन में आप एक्सपेंसेस कैसे अपने प्लान करोगे? आप क्या 40,000 से ज्यादा स्पेंड कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं। नहीं, तो खर्चा भी कंट्रोल हम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट खर्चा पे कंट्रोल करना एक्चुअली लोगों को इशू आता है जनरली, बिकॉज खर्चे पे कंट्रोल करने के लिए आपको पहले तो खर्चे का पूरा एक ब्यौरा रखना पड़ेगा, पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, जो कि कई लोगों को काफी मुश्किल काम लगता है या झंझट वाला काम लगता है, जिस वजह से ज्यादातर लोग वो ब्यौरा रख नहीं पाते। तो उसको ओवरकम करने के लिए एक ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ कि आप 50,000 रुपए महीना अगर कमाते हैं तो आप मान के चलिए कि आप 40,000 रुपए ही कमा रहे हैं। तो अब ये आप कैसे मान सकते हैं, मतलब ये एक्चुअली, क्योंकि आप एक्चुअली में तो 50,000 कमाते हैं, बट 40,000 अपने माइंड को कैसे मनाएंगे? तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है कि सिंपली महीने के स्टार्टिंग में जितना भी आपको सेव करना है, चाहे 5,000 करना है, 10,000 करना है, जितना भी अमाउंट है आपका, वो अमाउंट आप महीने के स्टार्टिंग में अपने किसी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट मीन्स कोई भी आपका दूसरा बैंक अकाउंट हो सकता है जिसमें आपका सैलरी या इनकम क्रेडिट होता है। उस अकाउंट में उसे ना रहने दे, आप उसे दूसरे बैंक अकाउंट में, या हो सकता है आपके ब्रोकर का अकाउंट हो उसके अकाउंट में, या कोई भी अकाउंट है, बेसिकली आपके सैलरी अकाउंट से उसको अलग कर दे। तो होगा क्या कि आपको खर्च करने की आदत है मेन अपने सैलरी अकाउंट से, और दूसरा अकाउंट जहां भी करेंगे जनरली उसको एक्टिव ना रखें, मींस उसको ज्यादा यूज ना करें आप। जैसे आप यूपीआई वगैरह यूज करते होंगे या नेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो दूसरे अकाउंट में यूपीआई या नेट बैंकिंग वगैरह एक्टिव ना रखे। या मान लीजिए ब्रोकर के अकाउंट में आप अपने ट्रांसफर करें, तो उसमें जनरली फिर वहां से ट्रांसफर करने में भी टाइम लगता है, तो उस झंझट की वजह से आप वहां से फिर वापस एक्सपेंसेस, अपने नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए कभी ट्रांसफर करेंगे ही नहीं पैसा। तो ये एक तरीका है जिससे आप
ऑटोमेटिकली एक बार आपको स्टार्ट करने की जरूरत है कि हाँ, आप महीने के स्टार्ट में कमिट कर ले कि हाँ मुझे ये अमाउंट, इतना मिनिमम अमाउंट अपना ट्रांसफर करना है। तो उसमें होगा क्या, आपने मान लीजिए 50,000 कमाते हैं, आपने 10,000 ट्रांसफर कर दिया दूसरे अकाउंट में, तो आपको पता है कि मेरे जो मेन अकाउंट है जहां से मैं खर्च करता हूँ उसमें मेरे पास 40,000 रुपए ही है। तो आपको दिक्कत नहीं होगी आगे उसको खर्च करने में। मीन्स आपको पता है सिर्फ 40,000 ही मेरे अकाउंट में है, तो मैं उससे ज्यादा खर्च ही नहीं कर सकता। तो आपका माइंडसेट ही बन जाएगा कि 40,000 ही मुझे खर्च करना है। 10,000 आपके कुछ टाइम के बाद आपको ध्यान ही नहीं लगेगा कि मैं 50,000 खर्च करने के लिए मेरे पास है। एक्चुअली आपको आदत हो जाएगी कि आपके पास 40,000 ही खर्च करने के लिए है। तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये आई थिंक सबको क्लियर है। अगर कुछ डाउट है तो बताइए। मैं एक सबमिट करना चाहता हूँ सुमित प्रसाद जी, जो मेरा एक अनुभव है पर्टिकुलरली आज की यंगस्टर्स के लिए, सॉरी यू आर आल्सो यंगस्टर, कि हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है कि हमने अपनी जरूरतें बढ़ा ली हैं जो जरूरत नहीं है, वो भी किस लिए कि मेरे पड़ोसी के पास क्या है मैं उसके ऊपर ज्यादा जोर दे रहा हूँ। तो ये जो है, इसलिए जहाँ मनी मैनेजमेंट है वहां जब तक मानसिकता, हम बच्चे लोग खास करके, तो मैं यंगस्टर के बारे में बोल रहा हूँ, मैंने अनुभव किया है, जो आज माल में भीड़ लगी हुई है या जो हो रहा है उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने देखा देखी या एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में अपनी जरूरतें बढ़ा ली है। जो हमें जरूरत नहीं है वो भी हम ले रहे हैं, इसीलिए हमारा पूरा बैलेंस महीने का बिगड़ जाता है। और फिर जैसा अभी आप बोल रहे हैं कि शायद हो सकता है कि ओल्ड एज में फिर वो प्रॉब्लम आ जाए। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने प्रकाश जी। लेकिन अगर आप सोचे तो मैंने जो तरीका बताया है, ये अगर आप महीने के स्टार्टिंग में ही पैसे अलग रख लेते जो आपको सेव करना है, तो आप अननेसेसरी खर्चे कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए तो मैंने बताया कि मानसिकता मानसिकता हमें बहुत जरूरी, अपने आप पे कंट्रोल करना। सॉरी, व्हाट आई मीन टू से कि हमें जरूर, कि आपने जैसे बोला बजट अलग रख दिया, अब इतना दृढ़ निश्चय होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन एक तो कुछ दबाव में, बच्चों के, खास करके बच्चों के दबाव में, बीवी के दबाव में तो इतना नहीं आते हम शायद, बच्चों के दबाव में हम वो अपना जो बजट है वो बिगाड़ लेते हैं और फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है। Sumit, in fact, Sumit, यंग ने in fact, बोलना what चाहिए। happens as and when there is a sale or a promotion, we generally have the tendency of buying the items which we really do not need it, and we end up in spending a money for the window shopping, and we get excess purchases, and then we'll bring it at home and just dump it. That is where the money management fails. Because the vendor will always try to lure to sell more and more to the people or to the public, but it should be a wise decision by the buyer. We should only be buying if we need it. If we do not need it, we should not be buying at all. अनदर इश्यू में आपसे बोलना टाइम हो गया वैसे, कि आज ये जो कंसेप्ट है, हमारे जमाने में होता था, हमारे पिताजी बोला करते थे कभी कर्ज नहीं लेने का, और आज ये कर्ज को दे दे के कोई भी चीज, हर एक चीज इंस्टॉलमेंट पे दे के इतना लुभावना कर देते हैं उसको, अट्रैक्टिव, कि वन गेट्स टू डू। दिस इज अनदर प्रॉब्लम ऑफ टुडे। नहीं, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये इशू तो है आज के टाइम में, बट उसका हम सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं। अगर आपने, जैसे शिवानंद जी ने आपने बताया कि हम अननेसेसरी खर्च कर देते, जैसे हमें सैलरी एक्स्ट्रा मिलता है, तो अगर इनकेस हम जितना भी एक्स्ट्रा सैलरी मिलता है तो उसमें कोशिश ये करना चाहिए कि जैसे हम मंथ के स्टार्टिंग में जो सेव करना है, हमें दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो वो जो एक्स्ट्रा सेविंग मिलता है या एक्स्ट्रा कुछ प्रमोशन के बाद इनकम मिलता है, तो उसमें ज्यादातर पोर्शन उसको सेव कर ले। तो अगर हमारे पास फंड ही नहीं होगा एक्सपेंस करने के लिए, तो हम एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर कैसे पाएंगे। अगर माइंड में हमारे पहले से ही है पता कि हमारे अकाउंट में इतना बैलेंस है, तो हम ज्यादा एक्सपेंस कर नहीं पाएंगे। बाकी होता क्या है, आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल है, तो जिसकी वजह से हम ज्यादा खर्चा आराम से कर सकते हैं। तो एक माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा कि क्रेडिट कार्ड से उतना ही आप खर्चा करें जितना आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है, उससे ज्यादा खर्च ना करें। उससे ज्यादा खर्च करना मतलब आप
उधारी ले रहे हैं, तो उधारी से जैसे प्रकाश जी ने बताया, उधारी में आजकल लोगों को इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है आराम से, तो वो चीज से बचना है कि इंस्टॉलमेंट में आपको कोई चीज नहीं लेना है, क्योंकि उसमें आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा खर्चा भी पे करना पड़ता है। अनलेस आप उसको वन टाइम में परचेज नहीं कर सकते उस चीज को, तो आपको वो चीज परचेज ही नहीं करना, वरना आपको वो जीरो इंस्टॉलमेंट का झांसा दे के कंपनियां बोलती है कि जीरो इंटरेस्ट पे करके आपको मिल जाता, लेकिन वैसा होता नहीं है। उसमें कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, और इवन इफ एक्स्ट्रा ना पे करना पड़े, आपको स्टिल, अगर आप उसको वन टाइम में परचेज नहीं कर सकते एट वन गो, आपके पास उतना फंड ही नहीं है कि आपको वन टाइम में परचेज कर पाए, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसको इंस्टॉलमेंट में ना ले। ये एक माइंडसेट बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए ये आप जो सेविंग्स वाला तरीका है, मैंने जो सजेस्ट किया, आप फॉलो करिए। इसमें ये एक मैं आपसे इसको क्लैरिफाई कर दूं कि ये मैटर नहीं करता कि आप कितना अमाउंट सेव करते हैं। आप स्टार्टिंग के लिए 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 500 पर मंथ। टाइम के साथ उसको बढ़ा सकते हैं आप, जैसे आपका कंफर्ट हो। लेकिन जो जरूरी है इसमें कमिटमेंट जरूरी है कि हाँ आप स्टार्ट करें, कि हाँ आपको जब भी सैलरी क्रेडिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में, उसी टाइम आप ये फंड जो आपको सेव करना है, मतलब वो पहले ही आप अपने अकाउंट से ट्रांसफर करके दूसरे अकाउंट में डाल दें। तो फिर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेंड करने का ऑप्शन ही नहीं होगा, या आपका जो सेविंग्स है वो एडवांस में ही हो जाएगा। आपको बाद में सेव करने की टेंशन नहीं होगी। आपको पहले ही पता है कि मेरा सेविंग हो चुका है, फिर जितना आपके पास पैसा बचा वो उसको आप एक फ्री माइंड से उसको खर्च करने के लिए प्लान कर सकते हैं। तो आई थिंक आज का हमारा टाइम कंप्लीट हो गया, तो मैं नीलेश जी को फॉरवर्ड करना चाहूंगा। बाकी इसका दूसरा स्टेप, अब सेविंग्स वाला मैंने आज डिस्कस किया, इसके बाद सेव करने के बाद हम उसको इन्वेस्ट कहाँ करें, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, कभी और मौका मिले तो, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा थोड़ा। तो ओवर टू नीलेश जी। थैंक यू सुमित, थैंक यू वेरी मच। सबसे अच्छी चीज आपकी जो लगी ना, कि पहले साइड में कर दो पैसे। आई थिंक दैट मेथोडोलॉजी रियली वर्क्स। मतलब आपने बहुत ही सरल भाषा में बहुत अच्छी बात कही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं कल सवेरे नए टॉपिक के साथ, नए तरीके के साथ, और सुमित जी को फिर से इनवाइट करेंगे ताकि हम और नई चीजें प्लान कर सकें। थैंक यू वेरी मच। सर सुमित जी